मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है। मैं टेंटर पाम हॉस्पिटल में चीफ ईएनटी कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जन हूँ। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र। वो अपनी पहली बीमारी के बारे में संक्षेप में बताएंगे। फिर हमने जो उनका इलाज किया, जिस सर्जरी द्वारा किया है, वो लखनऊ में बहुत ही रेयरली होती है। दूसरी बात है, इनकी बीमारी भी बहुत ही रेयर नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को इग्नोर बहुत करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी। सो आपको नमस्ते। तो आपको पहले तो ये बताइए कि आपको लक्षण क्या थे बीमारी के? लक्षण सारे थे कि जैसे मान लीजिएगा जब हम सोते थे तो हमें जैसे आभास नहीं होता था, खर्राटा बहुत आता था, और खर्राटा आता था, बीच बीच में हमारी नाकें बंद हो जाती थी, या सांस एकदम बंद हो जाता था, एक में खुल जाता था, सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती थी, ये दिक्कत होती थी। इसके अलावा दिन में थकावट वगैरह? हाँ, जैसे सो के उठते थे तो बड़ी थकावट होती थी, जैसे मान लीजिए डोलने का मन नहीं करता था, दिक्कतें होती थी, जैसे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। और ये ब्लड प्रेशर भी जैसे न पाते थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता था, चिड़चिड़ापन होता था। और साथ में आपको बीपी और शुगर की परेशानी थी? हाँ, पहले तो नहीं थी, लेकिन जब से हुआ था तब से ज़्यादा है। ये बीमारी लगभग कितने समय से आपको ये थी तो हमको काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको पता चला 1 महीना से 1.5 महीना से। फिर जब आपको पता चला तो आपने कौन सा टेस्ट करवाया था? सबसे पहले टेस्ट कराए थे? सबसे पहले स्लिप टेस्ट होता है, स्लिप टेस्ट कराए। उसके बाद फिर स्लिप टेस्ट कराने के बाद जब हमें लगा कि नहीं, डॉक्टर ने हमको बताया कि आपको मशीन लगा करके सोना पड़ेगा। जो हमारी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद में आपका रिकवरी टाइम कितना रहा था? कितने समय तक हॉस्पिटल में रहे? सर, जिस हिसाब से लोगों ने हमको बताया था कि कम से कम 20 दिन से 1 महीना लगता है, उस हिसाब से सर तो फिर हमको तो जान लीजिएगा कि बुढ़ करके हमको 7-8 दिन हुआ, जिससे पूरा हम अपना पूरा बढ़िया से खाने लगे। इस समय खाने पीने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर, सब कोई बहुत बढ़िया रहा। चलिए, पहले तो हम इनकी बीमारी के बारे में बताएंगे। जो पेशेंट्स हैं वो एक कॉमन बीमारी से ग्रसित थे, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के 3 कंपोनेंट होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे नाक श्वास की नली के अंदर कोई भी अवरोध होता है, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अगर ये अवरोध ज़्यादा होता है तो पेशेंट की सांस रुक जाती है, जिसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। इनके अंदर फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है टू कंफर्म कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म के अंदर पॉलीसोमनोग्राफी और सिंपल भाषा में स्लीप स्टडी बोलते हैं। सो इनका डायग्नोसिस उसके बेसिस पे होता है। फिर हम पेशेंट्स के अंदर अवरोध के कारण आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी होती है। ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी में पेशेंट को थोड़ी नींद की दवाई दी जाती है, और उसके बाद देखा जाता है कि कारण क्या क्या है। इनके अंदर जो 3 कारण पाए गए थे, नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, नाक का मांस पड़ा हुआ था, और हमारे जो तालू पूरा का पूरा पीछे के साइड पे चिपका हुआ था। यूला भी बहुत बड़ा हुआ था, और एक एपिग्लॉटिस एक नाम की चीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सांस की नली पे ब्लॉक आ रहा था। तो ये सारे कारण थे कि जिनके वजह से इनको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, और उसकी वजह से पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी। साथ में पेशेंट को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ भी डेवलप हो गई थी। अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने डेंजर्स क्यों होती हैं? बिकॉज जब हमने इनकी स्लीप स्टडी कराई तो रात में इनका SpO2 जो कि ऑक्सीजन लेवल था, वो 70-75 के आसपास जा रहा था। रात का काम होता है पेशेंट्स के अंदर रिलैक्सेशन का। जब भी अगर ऑक्सीजन डिप करता है तो उसके ऊपर कार्डियक और ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ता है। अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो कार्डियक इवेंट भी हो सकता है, हार्ट अटैक, और ब्रेन को स्ट्रोक भी पड़ सकता है। अब इनके अंदर सारे पेशेंट्स के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जिनके अंदर हम ऑपरेशन द्वारा उस पर्टिकुलर अवरोध को हटा सकते हैं, हम उनके अंदर वो ऑपरेशन करते हैं। इनके अंदर 4 ऑपरेशन एक साथ किए थे हमने। नाक की हड्डी, जिसको सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं, टर्बिनेक्टमी, जिसको हम टर्बिनोप्लास्टी बोलते हैं, जो नाक का मांस होता है जो बढ़ गया था। उसके अलावा जो इनका यूवुला पैलेट और फेरिंग्स था, उसका एक सर्जरी द्वारा यूवुलो पैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसके वजह से मॉडिफाई करके उनमें स्पेस बनाना पड़ता है। और लास्ट पार्ट था एपिग्लोटोप्लास्टी। सो ऑल्दो नाम सुनने से बहुत बड़े बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर बिकॉज हम जिस माध्यम द्वारा करते हैं, जिसको कॉबुलेशन बोलते हैं, बहुत ही मिनिमल ब्लीडिंग होती है, यूजली ना के बराबर, और रिकवरी भी अच्छी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर घर के अंदर कोई ना कोई पेशेंट स्नोर कर रहा होता है,
जो कि पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपने का केस हो सकता है। सो सबसे पहले तो उनका इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट स्लीप स्टडी। हम कभी भी किसी पेशेंट्स को ऑपरेशन या फिर सीपैप डायरेक्टली नहीं बताते हैं। जिसके अंदर सीपैप की ज़रूरत है उनके अंदर सीपैप, जिनके अंदर सर्जरी द्वारा हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, जिसके अंदर सीपैप की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सीपैप एक टेम्पररी माध्यम है। उसके अंदर प्रेशर द्वारा जो रास्ते बंद हो रहे हैं उसको हटा देता है, लेकिन पहली बात तो डिपेंडेंस रहती है, दूसरी बात पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अब इनका एक हम नेज़ल एंडोस्कोपी द्वारा आपको दिखाएंगे भी कि अभी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और रास्ते कितने ज़्यादा खुले हुए हैं। सो ये पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फास्ट होती है और साथ में पेशेंट के सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। सो ये डीएनएस पार्ट था वो ठीक हुआ है और साथ में ये टर्मिनेट ठीक हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव माइल्ड क्रस्टिंग है, जो कि क्रस्टिंग खाली सॉल्यूशंस हमें करना होता है उससे ख़त्म हो जाते हैं। सो पोस्ट ऑपरेटिव अच्छी रिकवरी है। अब हम चाहते हैं ज्ञानेंद्र जी थोड़ा सा अपनी डाइट पे काम करें। सो अभी फ़िलहाल के लिए आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ से। जो बीपी की और डायबिटीज़ की मेडिकेशंस हैं उसको लेते रहिए, लेकिन साथ साथ उसको चेक भी कराते रहिए कि आप कहाँ। सो अगर जैसे ही आपको बीपी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको भी बंद कराने की कोशिश करेंगे और रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, हेल्दी लाइफ जीजिए। ठीक।